बच्चों, तो आज हम लोग ऑक्सीलेशन को 30 मिनट्स के अंदर करने वाले हैं। पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा जिससे कोई भी चीज आपसे मिस ना हो और बहुत ही आसानी से कम समय में सारी चीज समझ जाएंगे। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर। सुपर इजी फिजिक्स के लिए आप अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीलेशन इन 30 मिनट्स। कई बच्चों को रहता है कि जो आप पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ मिल जाए तो आसानी होगी। तो बड़ी आसानी से पीडीएफ मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर लीजिए अरविंद एकेडमी ऐप को बेटा। उसके बाद उसमें अरविंद एकेडमी ऐप को खोलिएगा, स्टोर सेक्शन में जाइएगा। यहाँ पर क्लास 11 फ्री पीडीएफ नोट्स आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके अंदर जो भी पीडीएफ्स हैं वो अनलॉक हैं यानी फ्री हैं। आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी। अपनी पढ़ाई के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपके लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल बना दिया है। यहाँ पर मैं आपको गाइडेंस और अपडेट्स देता हूँ, जिससे कि फायदा ये होता है कि जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका 100% 100% रिजल्ट आपको मिल जाता है। तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मैंने क्लास 11 फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं बेटा। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है और मेरे 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस लगा है। तो इन क्वेश्चंस को लगाकर आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। और अच्छी बात क्या है कि केवल 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है, तो लगाना भी आसान होगा आपके लिए। फुली सॉल्व है, सोल्यूशन के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं। 100% एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है। और मैंने इसको मजबूती देने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन को इसके अंदर पूरी क्लास 11 फिजिक्स में एनसीईआरटी में जितना भी एक्सरसाइज का सवाल है, जितना भी एग्जाम्पल का सवाल है, सबके वीडियो सॉल्यूशन सुपर इजी लैंग्वेज में रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड कर दिए। तो एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशन पूरी बुक के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स के। यानी कोई बच्चा अगर मेहनत करने को तैयार है तो आप शॉर्ट क्वेश्चन लगा लीजिए और उसके बाद अगर एनसीईआरटी भी आप देख लेते हैं, लगा लेते हैं, तो धांसू रिजल्ट आपका आएगा। तो शॉर्ट रिजल्ट के लिए शॉर्ट क्वेश्चन लगाइए। जो बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे। उसको लेकर अपनी पढ़ाई को, अपने रिजल्ट को शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए चालू करते हैं जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है, यानी पढ़ाई को। तो बात आती है पीरियोडिक मोशन की। पीरियोडिक मोशन क्या है कि अगर कोई मोशन एक फिक्स्ड रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अपने मोशन को रिपीट करे बार बार, तो ऐसे मोशन को पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। जैसे धरती सूरज का चक्कर लगाती है तो एक चक्कर लगाने में 365 दिन मोटे तौर पे लेती है। तो हर 365 दिन के बाद वो अपने मोशन को रिपीट करती है। तो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर बार बार मोशन को रिपीट करना पीरियोडिक मोशन कहलाता है। ऐसे घड़ी की सुई भी है, घंटे की ले लीजिए, मिनट की ले लीजिए, पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट कर देगी। दूसरा होता है ऑक्सिलरेटरी मोशन। ऑक्सिलरेटरी मोशन क्या होता है? ये होता है टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन। इर्द गिर्द, आगे या पीछे, एक फिक्स्ड पॉइंट के आगे पीछे या एक फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द जो मोशन होता है उसे आप बोलते हो ऑक्सिलरेटरी मोशन। तो ये जो जो फिक्स्ड पॉइंट होता है वो फिक्स्ड पॉइंट होता है मीन पोजीशन। और ये जो मोशन ये डेफिनिट टाइम इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये अपने आप को रिपीट भी करता है। कहने का मतलब है मीन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन होगा और आफ्टर डेफिनेट टाइम ये इस मोशन को अपने रिपीट कर देगा। तो ऐसे मोशन को, जैसे कि पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का मोशन है, ये मीन पोजीशन हो गई बेटा बीच वाली, जैसे बनाया भी हुआ है, और इर्द गिर्द टू एंड फ्रो यहां मोशन हो रहा है और इसका पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद अपने को रिपीट करेगा। ऐसे ही स्प्रिंग का होता है। स्प्रिंग का मीन पोजीशन है, दबाकर छोड़ दीजिए या एक्सटेंड करके ये आगे पीछे ऐसे ऐसे मोशन करेगी। तो ऐसे मोशन को बोलते हो ऑक्सिलरेटरी मोशन। सभी ऑक्सिलरेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होते हैं क्योंकि फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने मोशन को रिपीट करते हैं। लेकिन सभी पीरियोडिक मोशन ऑक्सिलरेटरी मोशन नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। सभी ऑक्सिलरेटरी पीरियोडिक होंगे, सभी पीरियोडिक ऑक्सिलरेटरी नहीं होंगे। इसको और अच्छी तरह आप समझ पाए, ध्यान रख पाए, उसके लिए मैंने यहां पर एक थोड़ा इंटरेस्टिंग इमेज लगा दी है। देखिए, पीरियोडिक मोशन हो गया ऑक्सिलरेटरी मोशन। ऑक्सिलरेटरी मोशन क्या है? टू एंड फ्रो फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। जैसे कि आप ये स्प्रिंग मोशन है ब्लॉक का, पेंडुलम है, या सितार गिटार के वायर को प्लग करते हैं या झूला झूलते हैं मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। दूसरा होता है नॉन ऑक्सिलरेटरी मोशन, नॉट टू एंड फ्रो। ये टू एंड फ्रो मोशन नहीं होता। जैसे धरती 365 दिन ये चक्कर लगा रही है सूरज का, तो टू एंड फ्रो नहीं कर रही है, एक फिक्स टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट कर रही है। या घड़ी की सुई,
तो आप समझ पाए कि पीरियोडिक मोशन के दो पार्ट हैं, एक तो ऑक्सिलरेटरी, सभी ऑक्सिलरेटरी पीरियोडिक हो गए, लेकिन सभी पीरियोडिक क्या ऑक्सिलरेटरी है? नहीं, क्योंकि इसमें नॉन एक्सिलरेटरी मोशन भी जुड़े हुए हैं पीरियोडिक मोशन में। उम्मीद है समझ पाए होंगे। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विद पीरियोडिक मोशन, तो एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये टाइम पीरियड मतलब एक ऑक्सीलेशन में लगने वाला समय, और एक यूनिट टाइम में जितने वाइब्रेशंस या ऑक्सीलेशंस कंप्लीट कर लेती है बॉडी, उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये ग्रीक लेटर न्यू लिखा हुआ है, इस तरह लिखते हैं थोड़ा सा टेढ़ा करके, और ये 1/t यानी टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होता है। तो न्यू इज इक्वल टू 1/t, यानी यूनिट टाइम में कितने वाइब्रेशंस या कितने ऑक्सीलेशंस हो गए हैं। ऑक्सीलेशन और वाइब्रेशन एक ही चीज होती है, फर्क इतना होता है कि ऑक्सीलेशन का एम्पलीट्यूड अगर बहुत छोटा हो जाता है तो उसको वाइब्रेशन बोला जाता है। मैंने कहा लगे हाथ ये भी पकड़ा देते हैं आपको। अच्छा, एक आती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जब फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बन जाती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। ये जो डब्ल्यू लिखा हुआ है, थोड़ा घुमा हुआ डब्ल्यू है, ये ग्रीक लेटर ओमेगा होता है। तो ओमेगा को रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी से, और इसको एंगुलर वेलोसिटी भी कई बार कहते हैं, और इसकी वैल्यू 2 पाई न्यू के बराबर होती है। आप जानते हैं कि न्यू की वैल्यू 1/t है, यहां पुट कर दोगे तो 2 पाई/t के बराबर भी ओमेगा आ जाएगा। इसकी एसआई यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा भी आप समझ गए हैं। अब डिस्प्लेसमेंट्स की बात करते हैं। जैसे ये पेंडुलम था ना बेटा, अब ये पेंडुलम जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक साइड लेता है, इधर ले ले, या भैया इधर जा रहा है तो इधर ले ले, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसी को आप बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, एक तरफ को अगर आप पॉजिटिव बोल रहे हैं तो दूसरे तरफ को आप निगेटिव बोलते हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? प्लस माइनस दोनों हो सकता है। अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, यहां तो ये देखिए एंगुलर आप कह सकते हैं थीटा, तो जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है तो थीटा या फाई से दिखाते हैं, और जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर का मतलब स्प्रिंग वाला, ये ऐसे अच्छा डायग्राम नहीं है लेकिन काम चला लीजिए, ऐसे डिस्प्लेसमेंट जब होगा तो इसे बोलेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसको एक्स या वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सी बड़ी बात है, किसी से रिप्रेजेंट करें, बस जानकारी लेनी है आपको। आगे चलते हैं, फेज की बात करते हैं। एक्चुअली फेज का कॉन्सेप्ट क्यों लाया था, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फेज बताने पर आप किसी बॉडी के मोशन का पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों बता सकते हैं। तो यहां पर अगर हम इसका फेज बता देंगे तो ये बॉडी मीन पोजीशन से कितनी दूर है ये भी पता चल जाएगा, और मोशन किधर है, इधर या इधर, ये भी पता चल जाएगा। इसलिए फेज बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप जब किसी मोशन की इक्वेशन, जैसे कि मान लीजिए पीरियोडिक मोशन को इस तरह रिप्रेजेंट किए हैं, तो जो आर्गुमेंट ऑफ साइन या कॉस थीटा होता है, आर्गुमेंट का मतलब एंगल, वो एंगल कहलाता है फेज। तो ये कॉस थीटा, ये जो पूरा है, इसे आप बोलते हो फेज। और साइन थीटा साइन के अंदर लिखा होता तो भी फेज बोलते। तो फेज ये हो गया, फेज पूरा। बात समझ में आई? अब इसी में एक टर्म आता है इनिशियल फेज। तो ये जो फेज निकला था, पूरा जो एंगल था, ये t बराबर 0 पर जितनी वैल्यू दे देगा उसी को बोलते हैं उसका इनिशियल फेज, ये इपॉक। तो ये देखिए t बराबर 0 अगर इसमें पुट कर दिया जाए तो फाई नॉट निकलेगा। फाई नॉट क्या हो गया? इनिशियल फेज या इपॉक, ये इसका नाम है। तो इनिशियल फेज या इपॉक इसको बोलते हैं, ये इनिशियल फेज है। आपको बताया था कि फेज किस काम आता है? पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन को बताता है। इंटरेस्टिंग है, डिटेल में समझेंगे तो और मजा आएगा, लेकिन अभी तो हम लोग इतना ही समझ रहे हैं। अब देखिए कांड क्या होता है कि भैया ऑक्स पीरियोडिक मोशन दो तरह के थे, ऑक्सिलरेटरी, नॉन ऑक्सिलरेटरी। अब ऑक्सिलरेटरी मोशन भी दो तरह के हैं। एक ऑक्सिलरेटरी मोशन होता है एसएचएम, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके अंदर जो एक्सेलेरेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है और हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड रहता है। तो ए इज प्रोपोर्शनल टू -x। ये एसएचएम के कुछ एग्जांपल्स है, स्प्रिंग मोशन या सिंपल पेंडुलम, जब इसका थीटा काफी छोटा हो तो। अच्छा, नॉन एसएचएम की बात करते हैं। जो नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसमें जो एक्सेलेरेशन होता है वो -x के प्रोपोर्शनल नहीं होता। जैसे कि एक बॉल को जमीन पर छोड़ दीजिए और टिप्पा खा के ऊपर नीचे होएगी, तो ये जो है मोशन है, ये ऑक्सिलरेटरी तो है लेकिन एसएचएम नहीं। आपको कभी कभी एग्जांपल पूछ लेते हैं, तो ये एग्जांपल दे दीजिएगा। बॉल को ड्रॉप कर रहे हो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, वो फर्श पे टिप्पा खा के ऊपर आ रही है, तो ये मोशन हो गया ऑक्सिलरेटरी लेकिन नॉन एसएचएम। इसका एग्जांपल आपको मिल गया, बड़ी सुंदर बात है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी एसएचएम, जिसकी चर्चाएं
जिसका बहुत दूर तक है वो आखिर एसएचएम क्या होता है। तो यहां पर मैंने लिखा है, उसी को मैं समझा रहा हूं। जब कोई मोशन, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा होता है अबाउट द मीन पोजीशन, अंडर द रिस्टोरिंग फोर्स के तहत वो मोशन हो, मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, और वो रिस्टोरिंग फोर्स कैसा हो, वो रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो और हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड हो, तो ऐसे मोशन को एसएचएम बोलते हैं। इक्वेशन फॉर्म में देखिए, जो रिस्टोरिंग फोर्स था भाई, क्या है एसएचएम, एक मोशन जो टू एंड फ्रो है, मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो है, और कब है, अंडर द इफेक्ट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, और उस फोर्स का बिहेवियर कैसा है, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल और हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड, तो उसको F इजिकल टू माइनस के एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसा मोशन जो टू एंड फ्रो है अबाउट द मीन पोजीशन, और फोर्स ऐसी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, एक्स या डिस्प्लेसमेंट है, तो वो मोशन एसएचएम कहलाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको पकड़े रहिएगा। के क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, जो कि फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग फैक्टर कहलाता है, और एक्स यहां पे डिस्प्लेसमेंट है। तो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, अगर कोई ये ऑक्सिलरेटरी मोशन फॉलो कर रहा है तो एसएचएम बन जाता है। अच्छा, इसको और थोड़ा फोड़ देते हैं, जो आपके लिए कई बार सवालों में आता है। अब देखिए, एफ बराबर माइनस के एक्स होता है। अब एफ को न्यूटन के सेकंड लॉ से एफ बराबर एम ए लिख सकते हो, तो इस f की जगह ma लिख दिया। ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब यहां a को लिखा जा सकता है माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। अब ये जो k बाई एम है वो तो कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है या फोर्स कांस्टेंट, और m है मास ऑफ द पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है, वो थोड़ी बदल रहा है। तो a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स निकल आता है। तो यहां पर ये नेसेसरी कंडीशन हो जाती है एसएचएम की, यानी कहीं भी एसएचएम अगर हो रहा है, ये लीनियर एसएचएम की कंडीशन है, तो उस समय लीनियर एसएचएम में आपका हमेशा लीनियर एक्सेलेरेशन हमेशा माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल होगा। जहां पर ये शो कर दोगे आप, इसका मतलब क्या है कि वो बॉडी एसएचएम कर रही है। ये पकड़े रहिएगा। अब देखते हैं आगे, अब क्या होता है। इसी एसएचएम का हम एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एसएचएम का मतलब है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जानते हैं, एक पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करे और उसकी स्पीड ना बदले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। तो इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की मदद से हम लोग एसएचएम को डिफाइन कर सकते हैं। इसी चीज को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एसएचएम। अब देखिए यहां पर क्या कांड होता है कि मान लीजिए कोई पार्टिकल पी है, जो पी पॉइंट पर है, जो सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी घूम रहा है, घूमने की स्पीड नहीं बदल रही है इसकी, और सर्कुलर मोशन कर रहा है। बड़ी अच्छी बात है। अब इसका हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं ऑन दी डायमीटर। जैसे यहां पर एन लिखा, तो पहले वही समझा देता हूं। इसका हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इस डायमीटर एक्स डैश एक्स के ऊपर। ये मान लीजिए एन आ गया। एन क्या है, फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर जो आपने ड्रॉप किया था। बढ़िया। अब जैसे पार्टिकल पी आगे बढ़ेगा यहां पर, तो ये एन इसी का प्रोजेक्शन है, तो यहां आ जाएगा। फिर पी यहां पहुंचेगा तो प्रोजेक्शन यहां आ जाएगा। फिर पी यहां पहुंचेगा, देखिए, तो इसका प्रोजेक्शन यहां आ जाएगा, एन, देख रहे हैं। फिर पी यहां, तो ये यहां आ गया, पी यहां पहुंचा तो प्रोजेक्शन यहीं आ गया। तो ये पार्टिकल देखिए यहां ऐसे घूम के इस तरफ मोशन किया, और जब पार्टिकल इस तरफ चलेगा तो ये दोबारा इस तरफ मोशन करेगा। तो बेसिकली जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, यानी प्रोजेक्शन ऑन डायमीटर, वो इस जीरो के अबाउट एसएचएम करता हुआ मिलेगा आपको। समझे आप। और ये जो प्रोजेक्शन आपने एक्स एक्सिस पे लिया था, ये आप वाई एक्सिस पे भी ले सकते हैं। तो यहां पर ये जो मूवमेंट है, ये ओ के अबाउट ऐसे ऐसे मोशन करेगा, वो भी एसएचएम होगा। अब देखिए क्या है, एसएचएम की इक्वेशंस क्या बनी। अगर आप टाइम को तब नोट करना स्टार्ट किए हो मीन पोजीशन से, यानी मीन पोजीशन पे जब पार्टिकल, ये जो एन था, जब अपनी मीन पोजीशन में था, तब से टाइम स्टार्ट किए हो नोट करना, तो इक्वेशन आ जाती है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये देखिए मैंने फोटो बनाई है। अगर टाइम नोट किया गया है मीन पोजीशन से, यानी मीन पोजीशन से घड़ी चालू की है, तो ये इक्वेशन हो जाती है। अगर टाइम एक्सट्रीम पोजीशन से है, यानी एम्पलीट्यूड पर पार्टिकल है, तब आप शुरू किए घड़ी
अपनी, तो ये इक्वेशन बन जाएगी x बराबर a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट। ये दोनों ही इक्वेशन एसएचएम की हैं और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाती है, यानी अगर किसी इक्वेशन को इसमें रिप्रेजेंट कर दोगे तो वो एसएचएम करता हुआ मिलेगा, ये पक्का है। समझ में आ गई बात ना? इन दोनों में फर्क क्या है, टाइम कहां से नोट किए हैं, एक्सट्रीम पोजीशन से चालू किए हो घड़ी कि मीन पोजीशन से, हैं दोनों एक ही इक्वेशन। पकड़ पाए ना मेरी बात? खैर इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि लंबा समझाएंगे तो आप समय बढ़ जाएगा। समझ गए ना? है दोनों इक्वेशन एक एसएचएम की इक्वेशन। अब एसएचएम की इक्वेशन को समझते हैं। ये x बराबर a cos ओमेगा t माइनस फाई नॉट जैसे लिखा, x होता है डिस्प्लेसमेंट, ये होता है एम्पलीट्यूड, ये जो ओमेगा टी माइनस फाई नॉट है इसे बोलते हो फेज, पूरे एंगल को। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, फाई नॉट इनिशियल फेज है। तो ये जो एसएचएम की इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म में एसएचएम की इक्वेशन लिखी है, इसका कौन सा वेरिएबल क्या बताता है ये तो जान लो। कई बच्चों को नहीं मालूम रहता तो दिक्कत हो जाती। उम्मीद है आप इसको पकड़ पाए होंगे। अब एक कदम आगे बढ़ाते हैं। जो एसएचएम की हम इक्वेशन स्टैंडर्ड समझ गए हैं, तो इसकी वेलोसिटी कितनी, इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये x की वैल्यू होती है a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट। अगर इसी को आप डिफरेंशिएट कर दें, आप जानते हैं v बराबर होता है dx अपॉन dt, अगर टाइम के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट कर देंगे तो v निकल आएगा। तो डिफरेंशिएट करने के बाद v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये वेलोसिटी ऑफ एसएचएम वाले पार्टिकल की निकल आई। अब यहां पर देखिए, इसी को तोड़कर ऊपर वाले टर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि साइन थीटा को हमेशा आप साइन थीटा को कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इसकी वैल्यू यहां से पुट करते हैं तो ये a और x के फॉर्म में, ओमेगा के फॉर्म में निकल आता है। तो ये वेलोसिटी क्या हो गई, माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए, जैसे घुमाए सवाल तो आप ना घूमे, इसीलिए तीनों लिखी है मैंने, वरना नहीं लिखते हम भी अगर जरूरत ना होती आपके लिए तो। अब यहां पर देखिए, वी मैक्स उस एसएचएम जो पार्टिकल कर रहा है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कब मिलेगी, जब x बराबर जीरो, x बराबर जीरो पुट कर दोगे तो माइनस ओमेगा ए आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर, ए बाहर आ जाएगा। तो ये मीन पोजीशन पर, यानी जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है उस समय वो एसएचएम करने वाला पार्टिकल मैक्सिमम वेलोसिटी होल्ड करता है। और एक्सट्रीम पोजीशन पर x बराबर प्लस माइनस ए पुट कर दो यहां, तो ये v जीरो निकल आएगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो आ जाएगी आपकी। उम्मीद है समझ पाए। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। अब जैसे वेलोसिटी की इक्वेशन निकाली थी ना, अगर आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को, ये जो वेलोसिटी वाली इक्वेशन है, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, ये इक्वेशन मिल जाती है आराम से, कोई टेंशन नहीं है। बस आप पकड़े रहो लॉजिक और याद भी कर लीजिएगा थोड़ा सा, जैसे समय की बचत कर सके। A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये एक्सेलेरेशन ऑफ एसएचएम, जो एसएचएम कर रहा है पार्टिकल, उसकी एसएचएम वाली कहानी आ गई। तो ए मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर जब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए रखो, यानी एम्पलीट्यूड्स पर एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम एक्सेलेरेशन और मीन पोजीशन पर जीरो एक्सेलेरेशन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आप जीरो डाल दोगे। ये एक्सेलरेशन की कहानी समझ गया, फॉर्मूला भी आप याद कर लीजिएगा बेटा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं जो आपके लिए पूछी जाती है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वी एंड ए। एक्स वी और ए में एसएचएम जो कर रहा है उसमें रिश्ता क्या है, कैसे कैसे मोशन कर रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू इक्वेशन ए कॉस ओमेगा टी है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dt तो वेलोसिटी निकल आएगी। तो ये माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी, और इसको लिखा जा सकता है कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। और इसी तरह से अगर v को डिफरेंशिएट कर दोगे एक बार तो ये वैल्यू आएगी, इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस तरह क्यों रिप्रेजेंट किए, क्योंकि कंपेयर करना आसान हो। अब देखिए, इसको और इस वाले हिस्से को कंपेयर कीजिए तो आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से पाई बाई टू एंगल आगे है, प्लस हो गया ना, और एक्सेलेरेशन इस डिस्प्लेसमेंट से पाई एंगल आगे है। दिखाई पड़ रहा है? यही बात पकड़ लीजिए, यही समझानी होती है। द पार्टिकल वेलोसिटी is ahead of its displacement by a phase angle of pi by 2 रेडियन। जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट से पाई बाई 2 एंगल आगे है, और पार्टिकल एक्सेलेरेशन जो है वो पाई आगे है। ये देखिए प्लस पाई है। उम्मीद है समझ पाए। अब इसका ग्राफ भी बनाने को, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ग्राफ बनाने को आता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन का ग्राफ बना दो। तो अगर आपने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ले रखी है x बराबर a cos ओमेगा t, देखिए बनाइए डिस्प्लेसमेंट वाली, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट एक तरफ टाइम, ये ग्राफ है। तो ये जो
वेलोसिटी की इक्वेशन होती है ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इससे पाई बाई टू आगे, यानी जो ये पाई बाई टू बाद अचीव करेगा, ये वेलोसिटी वाले ने पहले ही अचीव कर लिया है। इस वाला हिस्से को पहले ही पहुंचा दीजिए यहाँ। दूसरा, एक्सलेशन पाई आगे रहता है, तो इसका मतलब है कि ये पाई एंगल के बाद जितना अचीव कर रहा है, ये हिस्सा यहां मिल गया आपको, अगर समझ पा रहे हैं तो। ये एक्सलेशन वाला। वरना इसको और भी दूसरा तरीका समझने को, इसको कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू को माइनस साइन ओमेगा टी लिख सकते हो। तो अगर साइन ओमेगा टी का ग्राफ बनाना आता है, उसका माइनस यानी पलट के बना दीजिए। देखिए बना दिया, अगर आपको आता है तो। अगर ये इसी तरह अगर नहीं आता तो उसको याद कर लीजिएगा भाई, सबसे सरल तरीका है याद करना, दिमाग नहीं लगेगा। लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप थोड़ा समझ सकते हैं तो ये निकल आता है। खैर एनीवे, ये डिस्प्लेसमेंट की कहानी और ये वेलोसिटी जो कि इससे पाई बाई टू आगे है, यानी जो ये यहां अचीव करेगा वो पहले ही अचीव कर लेगा, और इससे ये पाई आगे है, तो इसको पकड़ लीजिए। कई बार ऐसे ग्राफ बनाए जाते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को साइन के फॉर्म में ले लो, यहां देखिए कॉस के फॉर्म में थे, तो ऐसा ग्राफ है। कई किताब में इस तरह बनता है, तो कई बच्चे नहीं ध्यान दे पाते, तो सोचते गलत बता दिया सर ने, तो मैंने कहा लगे यार दोनों ही बता दो आपको। तो अगर एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी आपने पकड़ा, तो ये ग्राफ है। और कॉस ओमेगा मतलब वी कितना हो जाएगा कॉस में, या पाई बाई टू आगे, तो जो चीजें यहां अचीव कर रहा था वो पहले ही इसने यहां अचीव कर ली, ये खसका दीजिए। और ये जो पाई के बाद अचीव कर रहा था, ये हिस्सा यहां पहुंचा दीजिए। देखिए बन गया इन तीनों को, ये देखिए एक्स वी और ए, चाहे तो याद कर लें और वरना समझ सकते हैं। उम्मीद है ये बात पकड़ पाए, रिश्ता इन एक्स वी ए। बढ़िया बात। अब देखिए एनर्जी इन एसएचएम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ आएगा। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये एम ओमेगा स्क्वायर को के से रिप्रेजेंट करते हैं, भी हम दिखाएंगे आपको। तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को याद भी कर लीजिए, के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, के की जगह एम ओमेगा स्क्वायर धर दो, पुट कर दो आसान है। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको इस इक्वेशन फॉर्म में भी याद कर लेना। ये भी कई बार आपको घुमाते हैं, तो ये भी आपके काम आ जाएगी। इसी एक्स की जगह वैल्यू रख दी, कुछ किया थोड़ी है। ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू रख दो, स्क्वायर हो जाएगा, उसमें क्या रखा है। लेकिन थोड़ा समझदारी करेंगे तब आसान लगेगा। अच्छा, टोटल एनर्जी की बात करें तो दोनों काइनेटिक पोटेंशियल को जोड़ मारो, तो वैल्यू आती हाफ के ए स्क्वायर। जो दोनों पीछे फॉर्मूले दिखाएं, जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। और के की जगह सॉरी, के की जगह एम ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो ये टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम है। अगर कोई डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं है, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स है वगैरह नहीं लगा है, तो टोटल एनर्जी जो होती है ऑक्सीलेटर की या एसएचएम की, वो कंजर्व रहती है। हाँ, फ्रिक्शन फ्रिक्शन काम करेगा तो उसमें कम होती जाएगी, तो रुक जाएगा फिर वो। खैर एनीवे, अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है महा इंपॉर्टेंट। ये एनर्जी का ग्राफ बना रहे हैं। ये दो ग्राफ किस लिए, क्योंकि देखिए एनर्जी तो इधर दे रखी, ई लिख देता हूं, एनर्जी इधर भी दे रखी, ई लिख देता हूं। लेकिन ये विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट है ग्राफ, के यू एंड ई, यानी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी का ग्राफ है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, इधर टाइम है देखिए, तो इसलिए दो ग्राफ है। अब यहां पर देखिए क्या होता है, जब वो पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है अपने एम्पलीट्यूड पर, तो उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है, काइनेटिक जीरो होती है। जैसे जैसे वो मीन पे आ जाता है, उस समय काइनेटिक हाई होती है और पोटेंशियल जीरो। लेकिन इन दोनों का सम के प्लस यू हमेशा कांस्टेंट होता है। ये दिख रहा है ना ऊपर वाली लाइन, ये मैं ऊपर अंडरलाइन कर देता हूं। तो ये कर पहचान लीजिए एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। यहां पर एनर्जी वर्सेस टाइम है, तो आप देख पा रहे हैं ये डॉटेड लाइन पोटेंशियल एनर्जी है। तो जब आपका रहता है डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक जीरो। और जब आपका आता है टी बाई फोर पर, यानी कि मीन पोजीशन पे आ गए आप टी बाई फोर पर, तो पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक मैक्सिमम, इस तरीके से। तो ये ग्राफ ई प्लस यू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पकड़े रहनी है कि जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होती है, वो एसएचएम की डबल होती है। देखिए एसएचएम ने ओ से टी तक एक ऑक्सीलेशन किया, एसएचएम ने सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हो रहा है। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी, एक गाढ़े वाली लाइन किसकी, काइनेटिक की, तो काइनेटिक ने दो किया ऑक्सीलेशन। देखिए एक यहां तक खत्म किया है और दूसरा फिर चालू कर दिया। इसी तरह पोटेंशियल का देख लेंगे तो दो मिल जाएगा। यानी एसएचएम की फ्रीक्वेंसी को अगर आप डबल कर देते हो, तो पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। इसको भी पकड़े रहिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, फोर्स लॉ फॉर एसएचएम, एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड।
अब ये टाइम पीरियड भी निकालेंगे और फोर्स लॉ को इसमें घुसेड़ेंगे भी। बहुत आसान है, देखिए एकदम एक झटके में समझ जाएंगे 1 मिनट के अंदर। देखिए न्यूटन साहब का सेकंड लॉ इस्तेमाल करेंगे। तो फोर्स ऑन पार्टिकल ऑफ मास एम, एसएचएम के अंदर जो फोर्स लगता है वो एम ए के बराबर होता है। एसएचएम में एक्सेलरेशन कितना होता है हम निकाल चुके हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स आता है। तो एम माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। और एसएचएम की डेफिनेशन में हमने बताया था कि रीस्टोरिंग फोर्स कैसा होना चाहिए, माइनस के एक्स के बराबर। तो यहां एफ टी की जगह माइनस के एक्स टिप दो तो माइनस के एक्स बराबर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो आपकी वैल्यू कट गई और के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर आ गई। अब देख रहे हो ना, इन दोनों को इक्वेट करोगे, एक्स एक्स कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आ गया। बिल्कुल बढ़िया। अब ओमेगा निकाल लो यहां से, तो अंडर रूट के बाई एम। बहुत बढ़िया। अब टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, या आपको ये याद था ना ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 पाई बाई ओमेगा। इस ओमेगा की वैल्यू जो आप यहां निकाले हुए हो पुट कर दो यहां, खेल खत्म हो गया इसका। टू टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के इज द टाइम पीरियड, काम खत्म। और नॉर्मली क्या होता है, एम को कहते हैं इनर्शिया फैक्टर और के को कहते हैं स्प्रिंग फैक्टर इन लीनियर एसएचएम। तो ये इसको ब्रॉडर आउटलुक है कि एम को कैसे समझना होगा, जो इनर्शिया में कंट्रीब्यूट कर रहा है, के स्प्रिंग फैक्टर है। ये फोर्स लॉ और टाइम पीरियड हम निकाल लिए फटाफट, कोई टेंशन ही नहीं हुई एसएचएम के अंदर। अब देखिए, अगर ये एक स्प्रिंग है, चाहे हॉरिजॉन्टल एसएचएम कराओ, चाहे ऐसे लटका के आप एसएचएम कराओ। लटका के मतलब ये ब्लॉक है, इसको खींच के छोड़ दो तो ऐसे ऐसे चलेगा, एसएचएम करेगा। या ऐसे इसको ऐसे दबा के या खींच के छोड़ दो, ऐसे ऐसे हिलेगा, तो ये एसएचएम करेगा। बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद कर रहा हूं। तो इस दोनों तरह के एसएचएम में, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल, दोनों तरह के एसएचएम में जो स्प्रिंग का टाइम पीरियड होता है वो 2m अंडर रूट एम बाई के होता है। ये स्प्रिंग कांस्टेंट है के, और m है इस ब्लॉक का मास। समझ गए। फ्रीक्वेंसी 1/t होती तो उल्टा कर दो, तो 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम, खेल खत्म हो गया इसका। अब आता है सिंपल पेंडुलम। तो जो आइडियल ये सिंपल पेंडुलम कहते हैं, उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि यहां पर पॉइंट, ये जो बॉब है ना, गोला जो लटका हुआ है, वो पॉइंट मास होना चाहिए। साथ में ये जो धागा है, जो रस्सी है, जो स्ट्रिंग है इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में, वो फ्लेक्सिबल, इनइलास्टिक और वेटलेस होनी चाहिए। यानी कि इनइलास्टिक हो, फ्लेक्सिबल हो और वजन ना हो उसका। साथ में जिससे वो बांधी गई है वो रिजिड सपोर्ट हो इनफाइनाइट मास का, मतलब हिलाए नहीं हिलेगा, इतना मास है उसका। ऐसे पेंडुलम को आप बोलते हो आइडियल पेंडुलम। समझ गए, इसे सिंपल पेंडुलम बोल गए, समझ गए होगे उम्मीद कर रहा हूं। पॉइंट मास हो, जो स्ट्रिंग है वो वेटलेस हो, इनइलास्टिक हो, फ्लेक्सिबल हो, और जहां से बांधा गया है वो रिजिड सपोर्ट हो इनफाइनाइट मास का। चलिए, अब जब ये पेंडुलम घूमता है तो ये ध्यान रखिएगा, ये एंगल थीटा छोटा होना चाहिए। जब ये छोटा होता है तभी ये एसएचएम करता है, लीनियर एसएचएम। अगर ये एंगुलर एसएचएम कह लीजिए, अगर थीटा ज्यादा होगा तो ये एसएचएम करता नहीं पाया जाएगा। तो थीटा मस्ट, क्योंकि एक्सेलेरेशन की जो एसएचएम की कंडीशन है, ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, वो मीट आउट नहीं हो पाएगी। वो मीट आउट तभी होती है जब ये थीटा छोटा होता है। अगर बड़ा हो गया तो ये एसएचएम नहीं करेगा, ध्यान करिएगा। तो छोटे डिस्प्लेसमेंट्स के लिए आपका एसएचएम करता है, कितना टाइम पीरियड होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एल क्या है, इस रस्सी की या स्ट्रिंग की लेंथ, और जी जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t। ये तो जमाने को पता है, आपको भी पता है। 1/t कर दीजिए, 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई एल। तो जब भी सिंपल पेंडुलम का निकालने को बोले, इस तरह निकाल लीजिएगा, बहुत आसानी से। आप पूरा चैप्टर मैंने आपको बता दिया है। क्लास 11 फिजिक्स के श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस और 25 साल के एक्सपीरियंस से मैंने ढूंढ के छांट के सवाल लगाए हुए हैं, आपको दिए हैं। और अच्छी बात एक और है कि केवल एक चैप्टर पे 20 से 25 क्वेश्चन है जो आप आसानी से लगा सकते हैं। फुली सॉर्ट है, सोल्यूशन के लिए कहीं भटकना नहीं है, और 100% एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस श्योर शॉर्ट क्वेश्चन को और मजबूती देने के लिए मैंने क्लास 11 फिजिक्स की पूरी एक्सरसाइज और पूरे एग्जाम्पल्स को
वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट यानी वीडियो सोल्यूशन रिकॉर्ड करके सरल भाषा में आपको दे दिया है। तो एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशंस, एक्सरसाइज एंड एग्जांपल पूरी किताब के भी इसको साथ मिल जाते हैं। अगर आपकी मेहनत करने की क्षमता है या मेहनत करने के मूड में है तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद एनसीईआरटी भी लगा लेंगे ना तो धांसू रिजल्ट आपका आएगा, कोई रोक नहीं सकता। तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाइए श्योर शॉर्ट रिजल्ट के लिए। जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, लेके लगा मारिए और श्योर शॉर्ट रिजल्ट के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर सुपर इजी फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड लक टू यू, गुड लक बेटा, बेस्ट ऑफ लक, बाय बेटा।